नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े एक मुद्दे की जिसमें राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीद में राम मंदिर का जो राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसने बड़ा घोटाला किया है, बड़ा घपला किया गया। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो गई, इस तरह का आरोप सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और आप ने लगाया है और अब कांग्रेस भी इस आरोप में बराबर की हिस्सेदार है। एक तरफ जो ट्रस्ट के महासचिव हैं और विश्व हिंदू परिषद के भी बड़े नेता रहे हैं चंपत राय, उन्होंने इस मामले में सफाई देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ और हम पे तो आरोप पहले भी लगते रहे हैं और जो हम पर तो गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था, हम उससे भी उबर गए और इस आरोप से भी हम उबर जाएंगे, इस तरह की सफाई उन्होंने दी है। हालांकि उनकी तरफ से एक प्रेस नोट भी आज इस सिलसिले में जारी हुआ है, मगर जिस बात की उपेक्षा की जा रही थी कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके लिए अभी जो इस तरह के संकेत मिले हैं कि ट्रस्ट अभी 1-2 दिन और लगाएगा और 1-2 दिन बाद इस मामले में किसी तरह से मीडिया के सामने आएगा। इस भूमि घोटाले को लेकर जो इसके मुख्य किरदार थे वो भी इस वक्त उपलब्ध नहीं है, वो भी जो अयोध्या से एक तरह से लापता हैं, इसलिए मीडिया के लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो किरदार हैं वो भी फिलहाल अयोध्या और आसपास नहीं उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आरोप लगा है और एक संदेह का माहौल बना है। इस संदेह के से उबरने के लिए जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है उसको अपने को खरा साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला कोई सामान्य निर्माण का मामला नहीं है। ये भारत के और भारत से बाहर भी बहुत सारे लोगों की जो धार्मिक आस्था है और राम के प्रति जो एक वैश्विक राम को जिस तरह से माना जाता है, राम की एक मर्यादा पुरुष के रूप में जो छवि पूरी दुनिया में है, उस छवि को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी एक तरह से जो मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके ऊपर आ गई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, जो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं और अयोध्या में राम मंदिर का जो आंदोलन रहा है, राम मंदिर के निर्माण और राम मंदिर को लेकर जब जिस तरह की हाल के कम से कम 30-40 वर्षों में जिस तरह की भी घटनाएं हुई हैं, उनके वो एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहे हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम तिवारी, जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे और घनश्याम तिवारी एक राजनेता के अलावा बहुत गंभीर किस्म के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस वक्त भी वो कोरोना से जो जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों की समस्या के लिए, उसके निराकरण के लिए बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं आपके प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी, जिन्होंने अभी हाल के कुछ वर्षों में लखनऊ में अपनी एक खास राजनीतिक पहचान बनाई है और क्योंकि आपने इस मुद्दे को थोड़ा पहले समाजवादी पार्टी से थोड़ा पहले इस मुद्दे को चर्चा में आप लेके आई थी, इसलिए सबसे पहले हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वैभव जी, आप इस पूरी जो घटनाक्रम है इसको किस रूप में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? वैभव शायद म्यूट है। लगता है वैभव जी वैभव जी अपनी। थैंक यू राजू जी, मैं आपको बरसों से देखता सुनता और पढ़ता चला आ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले तो ये कि हम इस मामले को बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि ये राजनीतिक पार्टियों का कोई विषय है। कोई सरकार की तरफ से घोटाला हुआ होता, कोई होता तो आए दिन हम उसको उठाते हैं और सरकार अपना पक्ष रखती है और जांच एजेंसियां अपना काम करती है, मीडिया भी उसमें अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन ये मामला जो है ये पूरी तरह से एक धार्मिक और आस्था का विषय था और सब लोगों ने, मैं इतनी ज्यादा त्रासदी के बाद पिछले 25 साल 30 साल से इस मुद्दे को हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, भारत की राजनीति को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ये मामला। और इसमें
नोटबंदी और जीएसटी के बाद और कोरोना काल के बाद में जो लोगों की आर्थिक कमर टूट गई, उसके बावजूद मैंने देखा कि राम मंदिर के लिए दान देने के लिए लोग आगे बढ़कर आए। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने अपने समाज में, अपने अगल बगल, अपने रिश्तेदारों को ये कहते हुए सुना कि कुछ भी हो, अब कंट्रीब्यूशन मांगा जा रहा है और अगर वक्त आ गया है तो एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और इसमें हमारी तरफ से 5 रुपए 10 रुपए का भी योगदान होगा तो हम करेंगे, हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस समय लोग इसको सरकार से हट के देख रहे थे, सरकार के सारे फेलियर को लोगों ने किनारे करा और अपने सेंटिमेंट्स को आगे लेकर आए और उन सेंटिमेंट्स के बेस पर उन्होंने इस मंदिर के लिए अपनी धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करने के लिए उसके अनुरूप उन्होंने जो भी हुआ कंट्रीब्यूशन किया। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स पैसे के मामले में था। अब ये उम्मीद की जाती है कि इतने सेंटिमेंट्स के साथ में जब पैसा इकट्ठा किया गया है तो वो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी और जो भी प्रोसेस होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। ये जब मामला आया तो मुझे लगा, सच बताऊं, मैं 3-4 दिन पहले ये मामला हमारे पास आया था और हमने बहुत ज्यादा स्टडी करा, हमें क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर 2.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन अचानक 18.5 करोड़ का कैसे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पहले वाले ट्रांजैक्शन में जो 2 लोग गवाह हैं वो वहां के मेयर हैं और एक राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, उनको पहले वाले ट्रांजैक्शन में गवाह होने की क्या जरूरत थी, आपका उनसे क्या लेना देना था। और दूसरे ट्रांजैक्शन में भी वही लोग गवाह हैं। इसका मतलब एक ऐसा लगा कि ये घोटाले की पूरी रूपरेखा रची गई कि ये ट्रांजैक्शन करके बीच में मनी लॉन्ड्रिंग की जाए, साइफन किया जाए पैसा। और तब हमें लगा कि आस्था के नाम पर अगर किसी से 1 रुपए भी लिया जाता है तो उस 1 रुपए का हिसाब तो भगवान भी चाहेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट हो। तो ये फिर हमें लगा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते हमें आगे आना चाहिए और इसको रखना चाहिए। और बाकी का सब कुछ आपके सामने है, मामला पब्लिक डिबेट में है, मीडिया के सामने है, कागजात सामने हैं, ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सामने हैं, लोग सामने हैं। और इसके ऊपर जो सफाई आ रही है वो सफाई बिल्कुल भी काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बहुत बचकानी सफाई है कि हमारी पहले बात हो गई थी, हमारी कुछ किसी एग्रीमेंट का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सभी हर जानते हैं घपला बहुत करने वाला वैभव, हर घपला करने वाला यही सफाई देता है कि हम चोर नहीं है। कोई बहुत नई बात। मूल सिद्धांत होता है किसी भी एग्रीमेंट का। एक छोटा सा रेंट एग्रीमेंट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 50 रुपए 10 रुपए का भी होगा, तो उसमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन जो है उसमें उल्लेख किया जाएगा। अगर उसका भी उल्लेख नहीं है तो इसका मतलब आप फेस सेविंग की जा रही है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये मामला धार्मिक आस्था का था, यह आरोप एक ट्रस्ट के ऊपर है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री ने जाकर भूमि का शिलान्यास किया था, उनको इस समय तो चौंक कर और आहत होने के होकर इमीडिएटली इसकी जांच करनी चाहिए थी, देश की हाईएस्ट एजेंसी। और उल्टा वहां के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल बहुत ताज्जुब में हूँ, मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि आप डिफेंड क्यों कर रहे हो, आपने तो घोटाला नहीं किया। ये कोई पार्टी का अकाउंट तो था नहीं, ये एक ट्रस्ट का अकाउंट था, ये एक मंदिर का पैसा है, ये लोगों के दान का पैसा है और एक घोटाला सामने हो दिख रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी डिफेंड क्यों कर रही है? आप क्यों जबरदस्ती इसमें पार्टी बने हुए हो? हम तो कह ही नहीं रहे राजनीतिक मसला है, हम तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपने कुछ किया है, आप खुद ही कह रहे हो नहीं हुआ नहीं हुआ। तो ये बड़ा संदेह वाला पूरा एक चेन बना दिया और खुद ही बना दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके ऊपर जो तो मुझे लगता है कि इस पे डिबेट होनी चाहिए बिल्कुल और बड़ी जांच एजेंसियों को इसमें कूदना चाहिए। बिल्कुल आपने तो मांग भी की है कि इसकी बड़े स्तर पर जांच हो। घनश्याम जी, आप समाजवादी पार्टी इस मामले को किस रूप में देखती, क्योंकि आपके भी जो पवन पांडे हैं जो पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने इस मुद्दे को लगभग उसी वक्त उठाया था जिस वक्त आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, थोड़ा कुछ मिनटों का फर्क रह गया था, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। तो समाजवादी पार्टी किस तरह से इस मामले को देखती? मुझे लगता है कि वैभव ने एक स्पष्ट नजरिया दिया है और वो नजरिया हर नागरिक का नजरिया है जो कि इसको आस्था की दृष्टि से देखता है और एक विश्वास की दृष्टि से देखता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, वीएचपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने स्वयं को डिफेंड करने की कोशिश की है, वो बेहद दुखद है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अगर फर्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी ट्रस्ट का ये है कि हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी जी को भी मारने के आरोप लगे हैं, ये किस तरह का डिफेंस है? इसका मतलब आप इस तरह की के घोटाले को, इस तरह की चोरी को उस तरह की क्राइम से, उस तरह के अपराध, जघन्य अपराध से जोड़ के देख रहे हैं, तो ये आपका डिफेंस ही आपकी इम्प्लिसिट, आपकी कॉम्प्लिसिटी बताता है। बिल्कुल दूसरी चीज बिल्कुल की ये स्पष्ट है कि इसमें सारी दलीलों को आप अगर आप एक तरफ कर लीजिए कि किसी और ने एग्रीमेंट किया था, फिर किसी और ने एग्रीमेंट किया, एक स्पष्ट है कि रवि मोहन तिवारी और अंसारी, इन लोगों को 5 मिनट में 16 करोड़ रुपए मिले।
ये ऐसी कौन सी डील है जिसमें जो ब्रोकर है उसको 90% डील वैल्यू मिलती है और जो ओनर है उसको 10% डील वैल्यू मिलती है। अभी निर्मोही अखाड़ा के एक स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे और उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि जो जमीन है, जो कुसुम पाठक जी के पास से जमीन ली गई थी, उस जमीन के कागजात भी क्लियर नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जमीन जिसके कागजात क्लियर के लिए ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए दिए गए, ट्रस्ट को देने पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये जो 18 करोड़ रुपए देने पड़े ये किसी जनहित के लिए देने पड़े, ये एक ऐसे व्यक्ति के को देने पड़े जो इसमें ब्रोकर था। अब वो ब्रोकर कोई कमर्शियल ब्रोकर नहीं था। अगर उसमें विटनेस के रूप में अयोध्या के मेयर का नाम आता है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और सभी नेताओं से साठगांठ रखते हैं, तो सवाल यह उठता है कि जो ब्रोकर है और जो जमीन जो बीच में पैसे बना रहा है उसमें और भारतीय जनता पार्टी के मेयर में क्या रिश्ता है। ये बात भी सामने आ रही है कि दोनों रिश्तेदार हैं। ऐसे में अगर उसी दस्तावेज पे एक ट्रस्ट के एक मेंबर के सिग्नेचर होते हैं तो इसका मतलब ट्रस्ट बिना जाने या अनजाने में इस चक्रव्यूह में, स्कैम के इस चक्रव्यूह में फंस गया है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ परिवारों को और कुछ नेताओं को हो रहा है। ऐसे में अगर इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आता है कि जांच होगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी एक खेमा ऐसा है जिसको लग रहा है कि कुछ घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। इस सारे तिगड़म में भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसा वैभव भी कह रहे थे, डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पारदर्शी होने का अवसर है। ट्रस्ट के पास पारदर्शी होने का अवसर है, भारतीय जनता पार्टी के पास पारदर्शी होने का अवसर है। पूरी अयोध्या ऐसे व्यापार का जरिया नहीं बन सकती, आस्था व्यापार का जरिया नहीं बन सकता जिसमें कोई भी ब्रोकर आकर के अपने राजनीतिक नेक्सस की मदद से, भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ की मदद से अचानक से बिल्कुल, जो बात आपने कही है उसमें बहुत दम है, आपके तर्कों में दम है, और बीजेपी जिस तरह से बचाव कर रही है वो दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे हम अभी उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं शरद जी आपसे समझना चाहता हूं, जैसे कि इस जमीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जमीन काफी पहले से विवादित है। इस जमीन पर कुछ मुस्लिम नागरिकों का एक तरह से कब्जा था और ये कहा गया कि ये वक्फ की संपत्ति थी। जो अयोध्या के पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि इस जमीन पर कभी वक्फ की संपत्ति है इस तरह का बोर्ड भी लगा था, लेकिन 1924 में जब वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ तो किसी वजह से ये उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। बाद में इसके जो मुतवल्ली थे उन्होंने अपने बेटे के नाम पर इसका बैनामा कर दिया। उसके बाद कुछ 10 लोगों को इसका उत्तराधिकारी जैसा बनाकर उनके नाम बैनामा हुआ। उसके बाद ये कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने खरीद ली और उसके बाद कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने बैनामा ये सुल्तान अंसारी और रवि मिश्रा इनके नाम कर दिया और उससे ये जमीन आई है अब जो मंदिर ट्रस्ट है उसके पास। इसमें एक जो बड़ा संशय होता है, एक तो जमीन विवादित थी, इस जमीन को लेकर अलग अलग अदालतों में इसका बैनामा न हो सके इसके लिए स्थानीय अदालतों में मामले भी थे। उन मामलों को भी अचानक सारे मामलों को निरस्त कर दिया गया। जो अलग दूसरे लोगों ने अपने अधिकार की इस पर दावेदारी की थी उसको खारिज कर दिया गया। और की जो 2 बैनामे हुए, उनमें जो एक व्यक्ति हैं वो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, उनका इसमें होना ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। आप किस रूप में इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है, मुझे तो बड़ा सोच के शर्म आती है कि वो लोग जो राम के नाम पे देश पे राज कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, वो लोग जो राम के नाम पे लोगों को बताते हैं कि उनके अलावा राम भक्त कोई और है ही नहीं दुनिया में, वो राम के नाम का इस्तेमाल करके लूट करेंगे इस तरीके की, इससे ज्यादा शर्मनाक काम नहीं हो सकता। और अब मैं इसको सिर्फ ये आरोप नहीं मानता हूं। मैं जिस तरीके के कागजात है, दस्तावेज हैं, उनसे बड़ा स्पष्ट है कि ये घोटाला हुआ है। कौन चोर कहेगा कि मैंने चोरी करी है? ये तो जब ये जिस तरीके से आज चंपत राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई, पहले कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, टाल दी गई, उससे भी वो भी फर्दर एविडेंस है कि कुछ चीजें अब ये क्रिएट की जाएंगी। इस दौरान कुछ कागजात क्रिएट करे जाएंगे दिखाने के लिए अपने डिफेंस में
लेकिन देखिए चोरी छुपती नहीं है इस तरीके की। ये लकीली अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली ये चीजें हो गई हैं, ये स्टैम्प पेपर्स के जो और ये जो रजिस्ट्रेशंस, ये जो टाइमिंग है, इससे साफ पता लगता है। अगर ये नहीं होता, देखिए तभी कहते हैं टेक्नोलॉजी से बड़ा फर्क पड़ता है, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से इनकी ये चोरी पकड़ में आ रही है। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल इग्नोर करने वाले नहीं है कि उस बीजेपी का मेयर, अयोध्या का मेयर, और ये जो दूसरे शख्स हैं, दोनों जने विटनेस है। और दोनों कौन सी, मुझे बताइए, ऐसी रजिस्ट्री होगी, आपने भी जिंदगी में रजिस्ट्रियां कराई होगी, अपने घर बनवाया होगा, या कभी आपने सुना है कि एक ही तरीके की एक ही प्रॉपर्टी में वही लोग विटनेस हैं दोनों कागजात में? जनरली एक आम तौर पे भी नहीं किया जाता है। और यही चीजें हैं जो लीड छोड़ते हैं चोरी के। जब आदमी चोरी करता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाता है। और लेकिन इतना खुल करके करेंगे भाई, मुझे तो लगता है कि जब आदमी को ये सुकून हो जाता है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये जो इस फ्रेम में आ जाता है आदमी कि हमारी सरकार यहाँ भी बैठी हुई है, हमारी सरकार दिल्ली में भी बैठी हुई है, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अरे ठीक है यार, 16-17 करोड़ रुपया आप ये भूल रहे हैं, हम लोग सब भूल रहे हैं एक बात, यहाँ पे घपला ये रामचंद्र जी के नाम पे खाली यही नहीं हुआ है। कभी आज तक किसी ने पूछा नहीं कि अशोक सिंघल साहब ने जो उस जमाने में एज वीएचपी में जो तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस आते थे, सोने की ईंटें आती थी, वो सब कहाँ है? किसी ने नाम ही नहीं लिया। जब से ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है, किसी ने पूछा नहीं वो पैसा कहाँ गया जो अशोक सिंघल साहब के टाइम में जमा हुआ था। करोड़ों रुपया हुआ। उस पैसे को लेकर वैसे आरोप लगे थे, बार बार आरोप लगे थे। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने 600 करोड़ का आरोप लगाया था, एक आरोप 1400 करोड़ का भी था, बीएचपी ने सफाई भी दी थी, लेकिन वो फिर भी बीएचपी का मामला था। ये मामला सीधे नहीं कर रहा हूं मैं गोविंद, मैं कर रहा हूं आज की बात। जब ये ट्रस्ट बन गया तो ये सवाल उठना चाहिए था, इस ट्रस्ट के पास वो पैसा ट्रांसफर होना चाहिए था। और ये नहीं, और आज की डेट में भी जिस तरीके से ये पूरा किस्सा ये एक्सपोज हुआ है, इसको बचाने की पूरी, अरे ये बात मुझे वैभव की बड़ी अच्छी लगी और घनश्याम तिवारी की, कि भाई आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप कोई शामिल है इसमें, या तो तभी आप डिफेंड करेंगे। तो मुझे लगता है अभी इतनी स्टेट ऑफ शॉक में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ताज्जुब ये है कि इसके जो हेड हैं इस ट्रस्ट के, वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अपॉइंट किए हुए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और बड़े ईमानदार अफसर माने जाते हैं। तो उनको तो स्वयं इसमें इनिशिएटिव लेकर के आगे आना चाहिए। नहीं, जिस तरह की जानकारी है उससे ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट जो है इसमें अभी पूरा अध्ययन कर रहा है और 1-2 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी उसको मीडिया में गलतफहमी की वजह से वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हुई थी। ट्रस्ट ने किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं रखा था। 2 दिन बाद करेंगे, इस तरह का उन्होंने कहा है। अतुल जी, अब तक ये माना जाता था कि जो राम के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इस घोटाले ने कुछ इस तरह का दिखाया है कि राम के नाम पर खाली वोट बैंक ही नहीं है बल्कि नोट बैंक भी है। और जिस तरह से बड़े घोटाले का आरोप लगा है और जिस तरह से ये माना जा रहा है कि इसमें स्थानीय लोगों को, जिनमें बीजेपी के जो वहाँ के मेयर थे वो और कुछ अन्य लोग, उनको लाभ पहुंचाने का इसमें किसी न किसी तरह का षड्यंत्र है। आप इसको राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके कहा है कि राम तो स्वयं श्री राम तो न्याय के प्रतीक थे और उनके नाम पर ऐसा अन्याय, ऐसा अधर्म। इसी तरह का प्रियंका गांधी का भी ट्वीट है और कांग्रेस भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। आज लखनऊ में भी उन्होंने उनकी महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास तक इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? देखिए, विपक्षी दलों के लिए इससे अच्छा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा बीजेपी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू करने का, और वो भी अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए। तो जैसे कांग्रेस ने आज जिस तरह से धरना दिया है मुख्यमंत्री आवास पर, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के चल रही है, और समाजवादी पार्टी भी आ गई है,
तो वो भले ये तीनों दल एक साथ चुनाव न लड़ें या कोई कोलिशन की बात न करें, लेकिन इश्यू बेस्ड राजनीति में अगर ये तीनों संगठित होकर के इसके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं तो उसका फायदा होगा, ये निश्चित है। अभी क्या है, आज जैसे अयोध्या में बैठक हुई ट्रस्ट की, तो उसमें नृपेंद्र मिश्रा भी थे, उन्होंने समझा होगा कि क्या है, कागज आगज देखे होंगे, लेकिन आप जो अगर ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि इससे इस इंक्वायरी से, इस मीटिंग से या कोई और इंक्वायरी अगर इसमें ऑर्डर होती है तो एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, ईडी की इंक्वायरी होगी, उससे जो कल्प्रिट्स हैं या जो अक्यूज्ड हैं वो उनको सजा मिलेगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो सीधा सीधा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट शुरू से इस ट्रस्ट में रहा है और मंदिर में रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक दल है और उनको कुछ नहीं है, लेकिन वो हर मूवमेंट को, हर एक्शन को ट्रस्ट के उसके ऊपर नजर रखे हैं, तभी नृपेंद्र मिश्रा वहां पर रहे अयोध्या में, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट आप इससे भी समझ सकते हैं। जो अशोक सिंघल वाली बात हुई जी, क्या हुआ उस पैसे का, कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला है, किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला है। उसी तरह से इस घोटाले का भी कोई जवाब नहीं मिलना है। लेकिन अगर विपक्षी दल इसको मुहिम बना करके आगे बढ़ा सकें तो कुछ फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में। जो राम के नाम पर लूट करी है इन लोगों ने, इसको मतलब घिनौनी वर्ड इसके लिए आता है दिमाग में, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह का काम कोई करेगा। लेकिन अगर ये हुआ है तो उनको जरूर एक सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। बिल्कुल। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है वैभव जी, आपने इसको एक तरह से सबसे पहले प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, और आप अभी भी आज दिल्ली में भी आप मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने मीडिया से बात की थी, उन्होंने पूरे इस प्रकरण को बहुत गंभीर मसला बताया है। आपकी इस मामले में आगे की क्या रणनीति है? आप क्या चाहते हैं? जैसे ये है कि एक मांग ये भी उठी है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि तथ्य जो हैं वो निर्विवाद रूप से सामने आ सकें। आप आगे इसको किस तरह से ले जाना चाहती है आपकी पार्टी? देखिए, हमें तो लगता है कि ये, मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक विषय ज्यादा नहीं है राजू भाई, लेकिन अब चूंकि राजनीतिक विषय नहीं है, उसके बावजूद जो सत्ता है, सत्ताधारी दल है, वो पूरी तरह से इसको डिफेंड कर रहा है, इसको ओन कर रहा है, इसको डिनाई कर रहा है, और इनकी सरगर्मी बढ़ी है। तो अगर ये इसमें बीच में कूदते हैं और इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो कागज सबके सामने है, कागज पब्लिक डोमेन में है। हमारे भी जो लॉयर्स हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या मैनिपुलेशन और आगे किए जाएंगे। अभी मुझे ये भी पता चल रहा है कि ट्रस्ट की जो वेबसाइट है उसके अंदर भी मैनिपुलेशन कुछ कल और आज के बीच में कुछ किए गए हैं। एग्जैक्टली क्या किए गए हैं मुझे जानकारी नहीं। तो मैनिपुलेशन करने में बहुत मास्टर हैं, ट्रांसपेरेंसी का इनके यहाँ कोई जगह नहीं है। आपको पता होगा कोरोना काल में भी हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर में इकट्ठा हुआ, पीएम केयर का कोई हिसाब नहीं मिलता है और आरटीआई के दायरे से वो बाहर है। किसी भी तरह की स्कीम ये गवर्नमेंट अगर लेकर आ रही है, कोई भी डील कर रही है, तो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और पब्लिक अगर कुछ जानकारी लेना चाहती है तो वो उसको मिल नहीं पाता है। और इसी तरह का सेम पैटर्न जो है इस वाले स्कैम में भी देखने को आ रहा है कि इस स्कैम को ये ओन करने को तैयार नहीं है, और ये इस बचकाने तर्क से ढक रहे हैं कि गांधी को भी हमने मारा था, ये आरोप है। अरे गांधी को मारा था तो कोई रजिस्ट्री नहीं कराई थी, मारा था या नहीं मारा था, यहाँ रजिस्ट्री हुई है। प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने डिजिटल इंडिया में फंस गए हैं। आपकी रजिस्ट्री में जो है वो टाइम पड़ा हुआ है, डेट पड़ी हुई है। आपने जितना भी डिजिटलाइजेशन किया होगा आप उसके अंदर फंस गए हैं, और आपको अब इसको डील करना नहीं आ रहा है। आपने घोटाले का एटीट्यूड तो पुराना रखा, लेकिन तकनीक नहीं हो जाने से वो आप पकड़ में आ गए, और ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था
वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जब ये बात आ जाती है तो आदमी का, इंसान का पतन वहीं से शुरू हो जाता है कि मैं सर्वे सर्व। इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें जिन सोर्सेज से हमें ये पता चला था कि ये हमें जिन सोर्सेज से पता चला कि ये स्कैम हुआ है, उन सोर्सेज ने बताया कि हम कई पार्टियों को हमने अप्रोच किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई है उठाने की। तो हमने कहा कि भाई हम तो इस बात से डरते नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा ताज्जुब ये हुआ कि ये आस्था का विषय पर इतने बड़े, जिसके ऊपर पूरे देश की पॉलिटिक्स कई कई बार हिल चुकी है, और आज भी इतने ज्यादा तकलीफ में भारत की अर्थव्यवस्था है, तमाम समस्याएं, उसके बावजूद ये मुद्दा रेलेवेंट है, इसके बाद भी यहाँ पर घोटाला हो जाता है और इतने खुलेआम हो जाता है। तो हमने इसको टेकअप करना अपनी फर्ज समझा। अब आगे देखते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू, वैसे तो मुझे कहना ही अच्छा नहीं लग रहा कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो सत्ता में पार्टी है वो इसको डिफेंड कर रही है, तो इनका ये डिफेंड करने का एटीट्यूड पब्लिक के सामने बार बार रिपीट करना जरूरी है कि भाई आप देखो कि आपकी आस्था वाली चीजों पर भी ये मार करते हैं। आप जब कोरोना से मर रहे होते हो तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी 10 गुने दामों में खरीदते हैं। आप जब मर रहे होते हो तो आपका ऑक्सीमीटर भी ये 10 गुने 50 गुने दामों में खरीदते हैं। वो स्कैम भी हमने खोले थे, वो सरकारी स्कैम। ये आस्था के ऊपर स्कैम है, ये भी हम खोलेंगे। और बीजेपी अगर इसको पॉलिटिकली डिफेंड करेगी तो इसको हम पॉलिटिकली अटैक जरूर करेंगे, लीगली भी इसको जहां ले जाए। तो यही अभी पार्टी की रणनीति आगे देखिए। और एक है कानूनी पक्ष, एक है राजनीतिक पक्ष, तीसरा व्यवहारिक पक्ष भी है। घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से देखना चाहती है और आगे किस तरह से इस मुद्दे पर आप समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति के तहत काम करना चाहती है? देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। पहली बात तो जहां इस तरह का एक मामला है वहां इस तरह के अनेक मामले होंगे, क्योंकि अगर अनअकाउंटेबिलिटी और एरोगेंस है तो उस अनअकाउंटेबिलिटी और एरोगेंस में कितने ऐसे और डील्स हैं जिसमें मेयर या भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता विटनेस बना होगा या उसका साझेदार बना होगा, ये धीरे धीरे सामने आएगा। ट्रस्ट जब अपने डॉक्यूमेंट सामने सार्वजनिक करेगा तो सामने आएगा। ये सिर्फ पब्लिक का ये टैक्स का पैसा नहीं है, ऐसा कह करके इन डॉक्यूमेंट्स को छुपाया नहीं जा सकता। ये जनता के आस्था का पैसा है, विश्वास का पैसा है। दूसरी बात कि ये एक लंबे समय तक आस्था को आधार बना करके राजनीति करते रहे हैं और बाकी सबको ऐसे इस तरीके से प्रस्तुत करते रहे हैं कि वो हिंदू ही नहीं है, वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। ऐसे समय में जब इनकी मूल भावना से जुड़ा हुआ कोई इस तरह का घोटाला सामने आता है और उसको भी ये डिफेंड करते हैं। भगवान राम को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ये ट्रस्ट को भी डिफेंड नहीं, ये घोटाले को डिफेंड कर रहे हैं। जब घोटाले को डिफेंड करते हैं तो जनता में सवाल उठे कि जब हम अपने बच्चों की फीस से पैसे हटा करके, अपनी सेविंग से पैसे निकाल करके, महामारी के समय में जो बचाए हुए पैसे हैं अपनी आस्था के लिए दे रहे हैं, आपके घोटाले के लिए नहीं दे रहे हैं। और ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद महंगी राजनीति करती है। उनकी रैलियां शानदार होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, 50 सैकड़ों नेता अलग अलग हेलीकॉप्टर से आते हैं। इतनी महंगी राजनीति करने वाली पार्टी को इस तरह के करप्शन और इस तरह के भ्रष्टाचार की जरूरत है। यही उनके लिए उनकी राजनीति का आधार है। तो जनता का विश्वास जरूर कमजोर होगा। और ऐसे समय में जब सरकार का उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस का आधार समाप्त हो चुका है, इन्होंने मौत के आंकड़े छुपाए। जब लाशें तैरने लगी तो इनकी पार्टी ने कहा परंपरा है कि लाशें तैरती हैं, 2015 में तैर रही थी। जहां पे सरकार हर तरह के झूठ बोलने लगे, कहे कि ऑक्सीजन है जब ऑक्सीजन ना हो, तो एक तरफ आपके पास एक एरोगेंट सरकार है जो झूठ बोलती है, एक पार्टी है जो घोटाले को डिफेंड करती है, और बीच में आस्था है जो उनकी राजनीति का आधार है। मुझे लगता है ये धराशायी हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की फोरमोस्ट पार्टी है, पुरजोर पार्टी है। हमारा काम और हमारा नेतृत्व हमारे जनाधार का फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। इसीलिए हम उसी के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के आस्था की घटिया राजनीति को एक्सपोज करेंगे और उसके साथ साथ उनके गवर्नेंस के फेलियर को भी एक्सपोज करेंगे। जी, बिल्कुल। राजनीतिक दल अपनी तरह से इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से सफाई बीजेपी ने जो दी है उससे वो खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। अन्यथा आरोप ट्रस्ट पर थे और बीजेपी अगर ट्रस्ट के खिलाफ या ट्रस्ट पूरे मामले की जांच की बात को लेकर आगे आती तो शायद स्थिति कुछ और होती। लेकिन ये जो जमीन है ये विवादित थी। इस जमीन को बीच में एक बार जो वहाँ से बसपा के विधायक थे जितेंद्र सिंह बबलू, उन्होंने भी खरीदा था। फिर उन्होंने 2-3 साल बाद इस जमीन को, इसके विवाद की वजह से इस जमीन को इसका बैनामा नहीं कराया और अपने पैसे वापस ले लिए। तो
विवाद इस जमीन को लेकर काफी पहले से रहे हैं। और जो बात अभी जिस तरह से घनश्याम जी ने जो बात कही कि और भी बहुत सारे जो एरोगेंस है ट्रस्ट की, जिस तरह से गांधी की हत्या का आरोप लगा था, ये जो सफाई है ये बहुत दम्भ भरी सफाई है। अगर इस तरह की सफाई राजनीतिक पार्टी दे रही है तो कहीं कहीं बहुत संभावनाएं दिखती हैं कि घोटाले शायद और भी हुए होंगे। और ये माना जा रहा है कि अयोध्या में ट्रस्ट ने जो जिस वक्त फैसला आने के बाद उन्हें जो जमीन मिली थी सरकार से वो लगभग 70 एकड़ थी और ट्रस्ट उसको 107 एकड़ तक विस्तार करने की उसकी योजना है और उसी के तहत 1 अरब से ज्यादा की जमीनें वहां पर खरीदी गई। तो अगर एक जमीन पर घोटाला हुआ है तो दूसरी जमीनों की जांच का भी सवाल उठना चाहिए। शरद जी, आपको क्या लगता है कि क्या अब पूरे मामले की सफाई ट्रस्ट को देनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो निहायत जरूरी है, लेकिन मैं एक चीज और पॉइंट आउट करूं कि ये जो गांधी जी वाली बात कही, गांधी जी के असैसिनेशन वाली बात कही गई, इसके पीछे पर्पस है। ये संघ परिवार के लोग कोई भी चीज बिना मकसद के नहीं करते हैं। देखिए, बड़ा सटल इस तरीका है, मैसेज है ये जो इन्होंने एक अपनी सपोर्ट बेस एक बना रखा है, जो जैसे गोडसे की पूजा करते हैं बहुत से इनके लोग सपोर्टर्स। तो ये उन लोगों के लिए है कि साहब, ये बताने के लिए कि साहब ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो हमको गांधी के हत्या के लिए का आरोप लगाते थे। ये कह करके एक दिमाग में प्रेजुडिस डालना चाहते हैं कि ये आरोप झूठा है, इनको और ये पूर्व ग्रह के साथ किया जा रहा है। इनका सारा मकसद है किस तरीके से इस आरोप से छुटकारा पाएं और चंपत राय जी चंपत हो जाएं, जैसे चंपत हो गए पैसा निकाल करके 18 करोड़ का। जाहिर है वो सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, और जो है इस तरीके का घोटाला आग के नीचे हो जाए और उसके बाद लगे डिफेंड करने। ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि पब्लिक जो है वो सब समझती है। ठीक है, कुछ अंधभक्त होंगे जो नहीं कोशिश करेंगे इसमें रीजन देखने की, इसके पीछे घपला देखने की, लेकिन अधिकतर लोग इसको समझेंगे। खास तौर से देखिए, ठीक है, मामला इसको वो कोशिश करेंगे बनाने की कि साहब देखिए राजनीतिक, अरे भाई राजनीतिक पार्टियों का तो काम है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, चाहे आप बैठे थे तो आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ तमाम चीजें उठाते थे कि नहीं उठाते थे? तो अगर आज समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी उठा रही है तो ये नेचुरल है, ये डेमोक्रेसी में ये अधिकार है करने का। और हर आदमी को जागरूक करने की जरूरत है कि ये लोग क्योंकि इनकी असलियत क्या है। और ये भगवान राम के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन भगवान में सच्ची आस्था नहीं है, क्योंकि घपला नहीं तो इस तरीके का घपला का आरोप भी नहीं उठता। और ये जहां तक उसका सवाल है, देखिए जहां तक इसका सवाल है कि मामला विवादित है, बहुत सी जमीनों में विवाद होता है, वो विवाद अलग तरीके का विवाद है, लेकिन ये जो है ये मुझे विवाद नहीं दिखता है, ये सरासर घपला है। बिल्कुल अतुल जी, समय की कमी है, संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस मामले का जो एक तो राजनीतिक पक्ष है, लेकिन इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो, इसके लिए किस तरह की कार्रवाई आप जरूरी समझते हैं? देखिए, उसके लिए तो फिर जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि हमको सच्चाई पता चलेगी क्या हुआ है यहाँ पर, और किसी कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर आप करेंगे तो हमारे ख्याल से वो उतना उचित डिमांड नहीं होगी। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई इंक्वायरी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें प्रधानमंत्री डायरेक्टली इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था ये, और नृपेंद्र मिश्रा जैसे एक बड़े फेमस अफसर रहे हैं और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। तो कायदे से तो बिल्कुल जो जिस तरह का आरोप है बहुत गंभीर आरोप है, और जिस तरह की सफाई है वो बहुत सतही सफाई है, बहुत बचकानी सफाई है और बहुत दंभ भरी सफाई है। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। अयोध्या जिस राम के नाम पर जानी जाती है, उस राम ने तो अपनी अयोध्या के एक सामान्य नागरिक के कहने पर
सीता को उसी अयोध्या में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो अगर राम के नाम पर मंदिर बनाने की जिम्मेदारी पूरे देश ने जिस ट्रस्ट पर डाली है, देश के लाखों करोड़ों नागरिकों की और बाहर विदेशों के भी नागरिकों की जिस भावना से जो ट्रस्ट जिम्मेदारी संभाल रहा है, उस ट्रस्ट को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। न बचकानी सफाई से काम चलेगा, न सतही बयानबाजी से काम चलेगा। ये मामला ऐसा है कि इसमें बिना साफ साफ जो तस्वीर जब तक जनता के सामने नहीं आएगी, जनता न तो ट्रस्ट को माफ करेगी, न राम मंदिर का श्रेय लेने वाली बीजेपी को। इन्हीं संभावनाओं के साथ कि ट्रस्ट साफ तरह से, स्पष्ट तरह से पूरे मामले को लेकर जनता के बीच आएगा, हम आज आपकी बात को यहीं पर विराम देते हैं। घनश्याम जी आपका आभार, वैभव जी आपका आभार, शरद जी आपका आभार और अतुल जी आपका भी आभार। अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य विचारों से हमको अवगत कराते रहें, क्योंकि आपके जो विचार हैं, आपकी जो टिप्पणियां हैं, वही हमको द फ्री प्रेस के माध्यम से निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता की मसाल को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं, हमको ताकत देते हैं। धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।